जैसा कि हम लोग जानते हैं, अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 78 तक में संघीय कार्यपालिका के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होंगे और राष्ट्रपति अपने कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग अपने मंत्री परिषद के द्वारा करेंगे, या तो ये स्वयं करेंगे या मंत्री परिषद के द्वारा करेंगे। क्लियर? अब हम चर्चा करेंगे संघीय व्यवस्थापिका के बारे में। इसकी चर्चा संविधान के भाग 5 में, किसमें? भाग 5 में अनुच्छेद 79 से लेकर के अनुच्छेद 122 तक में संघीय व्यवस्थापिका का वर्णन किया गया है। ओके? अब देखिए अनुच्छेद 79 क्या कहता है। अनुच्छेद 79 कहता है भारतीय संसद के बारे में। क्या कहता है? भारतीय संसद के बारे में। संसद के बारे में अनुच्छेद 79 भारतीय संसद के बारे में बताता है कि एक भारत का संसद होगा जिसमें राष्ट्रपति कौन होंगे? राष्ट्रपति संसद में होंगे। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, यानी संसद का निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। तो जैसा कि हम लोग राष्ट्रपति के बारे में संघीय कार्यपालिका में जान चुके हैं, अब हम लोग चर्चा करेंगे लोकसभा के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लोकसभा को हम लोग निम्न सभा या लोकप्रिय सभा कहा जाता है और इसको जनता का प्रतिनिधि का सभा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब एमपी का चुनाव होता है तो जो भी सांसद चुने जाते हैं वे लोकसभा के प्रति, यानी लोकसभा के सदस्य के नाते ही चुने जाते हैं और इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है। स्पष्ट है? जनगणना होता है तो जनगणना होने के बाद एक परिसीमन आयोग की गठन होता है जो सीमा निर्धारण करती है कि जनसंख्या के हिसाब से कितना लोकसभा सदस्यों की बढ़ाया जाए, और उसी के रिपोर्ट के आधार पर 7वां अनुच्छेद हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था, 7वां संविधान संशोधन हुआ था और 31वां संविधान संशोधन हुआ था जिसे बढ़ा करके 545 किया गया था। जैसा कि अनुच्छेद 79 बोलता है कि एक संसद होंगी
भारत में जो 3 अंगों से राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेंगे। अब जैसे कि मैं बता चुका हूं राष्ट्रपति के बारे में, अब चर्चा करते हैं लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा जानने से पहले हम चर्चा करते हैं कि संसद भवन के बारे में। तो हम लोग जानते हैं कि पहले संसद भवन की संरचना अंडाकार हुआ करती थी, जिसे पहले 1950 के पहले इसमें वायसराय रहते थे। इस कारण इसको वायसराय भवन भी कहा जाता था। लेकिन 1950 में इसका नाम बदल करके संसद भवन कर दिया गया, जो वर्ष 2023 तक अपना यहाँ इसमें लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें होती रही थी, सदन को कार्रवाई चलती रही थी। वर्ष 2023 में एक नए संसद भवन का ओपनिंग किया गया, जिसकी आकृति देखने में एक त्रिभुजाकार आकार जैसी थी, जो 64,000 वर्ग मीटर में बना हुआ है। इसको टाटा द्वारा बनाया गया था, जबकि इसकी डिजाइनिंग सूरत के कंपनी द्वारा किया गया था। 2023 में भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका विधिवत उद्घाटन किया गया और पुराने जो संसद भवन थे उनका नाम संविधान भवन कर दिया गया। अब चर्चा करते हैं कि जो एमपी का चुनाव होता है तो कौन सा व्यक्ति एमपी के चुनाव में खड़े हो सकते हैं, उनके लिए चुनाव में खड़ा होने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो पहली योग्यता क्या होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता चाहिए उसका उम्र 25 साल से ज्यादा हो। तीसरा योग्यता होनी चाहिए पागल या दिवालिया न हो। चौथी योग्यता होनी चाहिए वह किसी लाभ के पद पर न हो। लाभ के पद का मतलब मीन्स हुआ कि वह किसी नौकरी में न हो। नौकरी में रहते हुए जब तक नौकरी नहीं छोड़ेंगे, पद को त्याग नहीं करेंगे, तब तक चुनाव खड़े नहीं हो सकते हैं। नौकरी में होते हुए भी अगर कोई व्यक्ति सांसद चुन जाता है तो लाभ के पद पर माना जाएगा और उस अयोग्य हो जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति राज्य विधानसभा का सदस्य हो तो लाभ का पद नहीं माना जाएगा, यानी जब सांसद चुना जाएगा तो उस दिन से उसका पद खाली हो जाएगा। क्लियर? अब जानते हैं कि कोई व्यक्ति किस कारण से सांसद पद के लिए अयोग्य हो जाएगा। मान लीजिए सांसद चुन लिया गया, बाद में कौन सी परिस्थिति आती है कि वह अयोग्य हो सकता है। पहला चीज कि अगर वह लाभ के पद पर हो तब अयोग्य हो जाएगा। क्लियर है ना? लाभ का पद क्या होता है
यानी सरकारी नौकरी में रहते हुए भी अगर वो चुनाव जीत जाता है तो लाभ के पास तो वह लाभ का पद माना जाएगा और इसी जगह पर वो क्या हो जाएंगे जी? अयोग अयोग्य हो जाएंगे। दूसरा परिस्थिति क्या आती है कि पता चलता है कि वह दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिए, दूसरे देश के प्रति अपनी आस्था प्रदर्शित कर रहे हैं, तब वह क्या हो जाएंगे जी? अयोग अयोग्य हो जाएंगे। इसके अलावा सांसद प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में बताया गया है कि वैसा कोई व्यक्ति अगर सांसद चुन लिया जाता है उसे कोर्ट द्वारा पनिशमेंट दे दिया जाता हो। किस मामले में? किसी अपराध के मामले में, किसी भ्रष्ट आचरण के मामले में, तब वह अयोग्य हो जाएंगे या उसको 2 साल या 2 साल से अधिक उसको सजा कोर्ट द्वारा दी जाती है तो वह व्यक्ति भी क्या हो जाएंगे जी? अयोग अयोग्य हो जाएंगे। इसके अलावा दल बदल अधिनियम होता है, जिसमें कुछ शर्त दिया गया है, जैसे वैसा कोई व्यक्ति जो किसी राजनीतिक पार्टी का सिंबल लेकर के चुनाव जीत जाता है और जीतने के बाद सदन में पार्टी का बात नहीं मानता है और पार्टी के विरुद्ध जाकर के अपना मतदान करता है, तो वैसे व्यक्ति अयोग्य हो जाएंगे। स्पष्ट है? दूसरी शर्त क्या होगी? कोई व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, बाद में वो किसी पार्टी का में शामिल हो जाते हैं, तो वे भी व्यक्ति क्या हो जाएंगे जी? अयोग अयोग्य हो जाएंगे। तीसरी अवस्था क्या आती है कि कोई व्यक्ति सदन की कार्रवाई चल रही है या सदन से लगातार बिना बताए 60 दिनों से अधिक अनुपस्थित रहते हैं, तो उनकी भी सदस्यता क्या हो जाएगी जी? समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अगर 2 जगह से चुनाव लड़ता है और दोनों जगह से वो क्या हो जाता है जी? जीत जाता है, तो उसे एक जगह से अपना सीट को छोड़ना पड़ता है। तो इस तरह देखते हैं कि अयोग्यता संबंधी प्रावधान है। अब कोई व्यक्ति मान लीजिए सांसद चुन लिया गया, तो जब सांसद को चुन लिया जाएगा तो उसकी कार्यकाल कितने सालों की होगी? 5 सालों की होगी। लोकसभा और वह व्यक्ति जो सांसद चुने जाते हैं वह किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? उत्तरदायी तो किनके प्रति होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति जी? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। कोई भी सांसद सदस्य जब वो सांसद चुने जाते हैं या मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं तो वह लोकसभा के सदस्य होते हैं। इसी कारण वह लोकसभा के सदस्य
के प्रति जवाबदेही जवाबदेह होते हैं, क्योंकि उनका कार्यकाल 5 साल 5 साल होता है और लोकसभा का कार्यकाल भी कितने साल का होता है जी? 5 5 सालों का होता है, बशर्ते कि वह स्वयं तो पद त्याग नहीं करे, बशर्ते कि वैसा कोई काम नहीं करे, ठीक है ना, संविधान के विरुद्ध हो या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को सिफारिश कर दिया गया हो उनको हटाने के लिए, तो पद से हटा दिए जाएंगे। या उनके विरुद्ध ये शिकायत आती है कि भ्रष्ट आचरण की पुष्टि होती है या आपराधिक मुकदमा की पुष्टि होती है, तो भैया राष्ट्रपति जो चुनाव आयोग से सलाह लेंगे और चुनाव आयोग की सलाह पर ही इनकी अयोग्यता और योग्यता को निश्चित करेंगे। क्लियर? अब देखिए, अब लोकसभा में कितनी सीट होनी चाहिए? लोकसभा में कितना सीट होनी चाहिए? तो जब हमारा संविधान बना था उस समय लोकसभा की 500 सीट को निर्धारित किया गया था। लोकसभा में अधिकतम सीट कितना निर्धारित किया गया था जी? 500। लेकिन समय समय पर इसकी संख्या को संशोधन करते हुए बढ़ाया गया। 7वां संशोधन हुआ तो अब इसकी संख्या 500 अधिकतम 25 हो गई। 31वां संविधान संशोधन हुआ तो इसकी संख्या 500 अधिकतम 45 हो गई। पुनः संविधान संशोधन हुआ। संविधान में क्या हुआ जी? कब? 1987 में, जिसमें गोवा, दमन और दीव एक विधेयक लाया गया था। गोवा, दमन, दीव विधेयक, एकीकरण विधेयक था 1987 में। इसमें यह प्रावधान किया गया कि लोकसभा का अधिकतम सीट 550 होंगे। कितने होंगे जी? 550 होंगे। अब वर्तमान परिवेश देखते हैं। वर्तमान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? यहां देखते हैं कि इस संसद भवन में 3 मुख्य द्वार हैं। एक द्वार कर्म द्वार, शक्ति द्वार और योग द्वार। इसमें लोकसभा के लिए अलग हॉल की व्यवस्था की गई है, जिसमें सदस्यों की बैठने के लिए 888 सीट निर्धारण की गई है, यानी 888 सीट बैठने के लिए बनाई गई है। जबकि राज्यसभा में 384 सीट बनाई गई है सदस्यों को बैठने के लिए। राज्यसभा के हॉल को कमल पुष्प हॉल कहा जाता है, जबकि लोकसभा के हॉल को मयूर हॉल कहा गया है। कि वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचित सांसदों की कितनी संख्या है? तो वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचित सांसदों की संख्या है 543, जिसमें राज्यों से निर्वाचित सांसद
524 हैं और केंद्र शासित से निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? 19 है, 19 है। कुल मिलाकर के 543। ध्यान देने वाली बात है यहां पर, जैसा कि मैंने बताया कि मूल संविधान में अधिकतम सदस्यों की संख्या यानी एमपी सदस्यों की संख्या 500 निर्धारण किया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है, तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है उस हिसाब से सांसदों की सीट भी बढ़ती जाती है। तो ध्यान देना है कि जब भी चुनाव होता है, क्या होता है? चुनाव होता है, जनगणना होता है, तो जनगणना होने के बाद एक परिसीमन आयोग की गठन होता है जो सीमा निर्धारण करती है कि जनसंख्या के हिसाब से कितना लोकसभा सदस्यों की बढ़ाया जाए, और उसी के रिपोर्ट के आधार पर 7वां संविधान संशोधन हुआ था और 31वां संविधान संशोधन हुआ था जिसे बढ़ा करके 545 किया गया था। 1987 में हुआ था जिसमें 550 कर दिया गया था। इसी आधार पर वर्ष 2001 में परिसीमन आयोग ने अपने रिपोर्ट में बताया, यानी 2001 में जनगणना हुआ, जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन हुआ। उसने अपने रिपोर्ट में बताया कि वर्तमान में एमपी सदस्यों की संख्या 543 को रखा जाए। कितना रखा जाए? 543 को रखा जाए, जो वर्ष 2026 तक कितना रहेगा जी? 543 ही रहेगा। और इसने जनसंख्या का आधार वर्ष 1971 की जनगणना को बनाया। चूंकि संविधान में कितना एमपी की संख्या था? 550, लेकिन जब भारत की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है तो संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि जब जनसंख्या बढ़ जाएगी उसके अनुसार सीटों की संख्या भी बढ़ेगी। इसी के आलोक में 87 में सीटों की संख्या बढ़ा करके अधिकतम 550 किया गया। और यह भी प्रावधान है कि प्रत्येक जनगणना के बाद से एक परिसीमन आयोग की गठन होगी जो सीटों की बढ़ाने से संबंधित सुझाव देगी। तो 2001 के परिसीमन आयोग ने यह बताया कि वर्ष 2026 तक सीटों की संख्या कितनी रहेगी जी? 543 रहेगी। अब मैं जानकारी के लिए आप लोगों को बता दूं कि पहले लोकसभा में 2 मनोनीत सदस्य होते थे। 2 कितने? जिसे एंग्लो इंडियन कहते थे। इनका मनोनयन राष्ट्रपति करते थे, जिसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 330 में किया गया है। अनुच्छेद 330 कहता है कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधि को मनोनीत करेंगी। लेकिन वर्ष 2019 में, कब? वर्ष 2019 में 104वें संविधान संशोधन, कौन?
104वें संविधान संशोधन कब? 2019 में। जो दो एंग्लो इंडियन का जो मनोनीत करने की प्रावधान थी राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में, उसको क्या कर दिया गया जी? खत्म कर दिया गया। क्लियर? और इसी अनुच्छेद में अब बताया गया, यानी इसी संविधान संशोधन में यह बताया गया कि वर्ष 2030 तक एससी और एसटी सांसद सीटों की संख्या, एससी और एसटी 2030 तक इनकी सीटों की संख्या, एसटी के होंगे 47 और एससी के होंगे 84 रहेंगे। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड का मतलब क्या होता है? अनुसूची, यानी जो हमारे संविधान के अनुसूची में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 334, ठीक है ना? जो हमारे संविधान के अनुसूची में वर्णन किया गया है कि ये व्यक्ति आपके अनुसूचित जाति होंगे, यानी एकदम दलित जाति होंगे। दलित यानी कहने का मतलब, जैसे कि कुछ जातियां होती है जिसको मैं बोलना नहीं चाहता हूं, आप लोग समझे, जो दलित होते हैं उनको शेड्यूल्ड कास्ट माना गया है। इनको इनके लिए 84 सीट को रिजर्व किया गया है। और जो आदिवासी जाति होते हैं, जैसे कि आप लोग पढ़े हैं कि कौन कौन राज्यों में आदिवासी जाति पाए जाते हैं, संथाल, खरवार, ये लोग आदिवासी होते हैं। इनके लिए 47 सीट को रिजर्व किया गया है। जो वर्ष 2030 तक उतना ही रहेगी। अब उनकी जनसंख्या बढ़ती है तो आगे उसके बाद परिसीमन आयोग द्वारा रिपोर्ट दिया जाएगा, उसके आधार पर इनकी सीट बढ़ सकती है। ध्यान देने वाली बात है इस संबंध में कि कोई भी सांसद अगर चुनाव लड़ता है तो उसके भारत के किसी भी मतदाता पंजी में उसका नाम होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब भारत का नागरिक उसे होना चाहिए और वह व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। अगर जहां से वो चुनाव लड़ता है वह सीट रिजर्व है, यानी वह या तो अनुसूचित जाति के लिए है, अगर अनुसूचित जनजाति के लिए है तो वैसे सीट पर केवल उसी समाज के लोग ही चुनाव में खड़े होंगे, जनरल कोटे के लोग खड़ा नहीं होंगे। लेकिन अगर जनरल कोटे का चुनाव हो रहा है, अनारक्षित सीट है, तो वहां पर एससी एसटी उम्मीदवार भी चुनाव में खड़े हो सकते हैं। क्लियर? अब सवाल आपके मन में आती है कि सर वह कौन सी जगह है जहां सबसे अधिक शेड्यूल्ड कास्ट के सीट है? तो मैं बता दूं कि यूपी में सबसे अधिक सीट है और सबसे अधिक शेड्यूल्ड ट्राइब के जो सीट हैं वे मध्य प्रदेश में है। कहां पर है जी? एमपी में है। स्पष्ट है? अब ध्यान देंगे कि 10 लाख की जनसंख्या पर
कितने की जनसंख्या पर? 10 लाख। एक सांसद सीट होगा।